नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक बेहद इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट होगा। वो कंपनी जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं, और आई एम श्योर आप में से कई लोग इस वीकेंड उस कंपनी के बारे में पढ़ाई भी करना चाहते होंगे, क्योंकि मंडे से उस कंपनी का आईपीओ खुलने जा रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए। जी हां, लंबे अरसे बाद एसबीआई कार्ड्स का लास्ट आईपीओ था। उसके बाद पैंडेमिक के दौरान किसी ने हिम्मत नहीं करी प्राइमरी मार्केट्स में वेंचर करने की, और अब मंडे से एक कंपनी का आईपीओ खुलने जा रहा है। तो आज उसी कंपनी की डिटेल में चर्चा करने वाला हूं, और इनफैक्ट उस कंपनी का टॉप मैनेजमेंट मेरे साथ होगा। रोजारी बायोटेक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एडवर्ड मेनेजिस और रोजारी बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील चारी, इन दोनों से करूंगा मैं डिटेल में चर्चा। हम लोग समझेंगे इस कंपनी के बारे में, और फिर हमें एक मदद चाहिए होगी कि आईपीओ में सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। उस पर सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी साहब से आगे मैं चर्चा भी करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले प्रकाश गाबा भी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। प्रकाश सर, जरा मार्केट्स का चेक लेना होगा। हफ्ते का आखिरी दिन है। प्रकाश सर कैसे देख रहे हैं इस बाजार के मोमेंटम को? ये जो आज थोड़ा बहुत लूज आउट हुआ है, इसका क्या मतलब? ये सब आगे कार्यक्रम में, लेकिन पहले इस वक्त की सुर्खियों पे आप लोग नजर डालिए। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में मुनाफा वसूली। निफ्टी 10,750 के करीब। बैंक निफ्टी में भी 450 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। एचडीएफसी ट्विंस, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। We are confident on the recovery happening, and with the recovery, obviously, we will see the margins improving. दूसरी तिमाही में मार्जिन्स और ग्रोथ में दिखेगा सुधार। आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोला टीसीएस का मैनेजमेंट। पहली तिमाही में अनुमान से कम रहा है आय और मुनाफा। रिलायंस और बीपी ने मिलकर शुरू किया नया फ्यूल जेवी। जॉइंट वेंचर में रिलायंस की 51% तो बीपी की 49% होगी हिस्सेदारी। जियो बीपी ब्रांड के तहत होगी फ्यूल बिक्री। रिलायंस का शेयर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। फार्मा शेयरों में खरीदारी का मूड। निफ्टी फार्मा इंडेक्स दूसरे दिन चढ़ा। सन फार्मा, बायोकॉन, दिवीज लैब्स और ऑरबिंदो फार्मा में 2% तक की मजबूती। आईआरसीटीसी की कई और प्राइवेट ट्रेन चलाने की तैयारी। कंपनी प्राइवेट ट्रेन की नीलामी में कर सकती है पार्टिसिपेट। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद शेयर में दिखा जोश। और फर्टिलाइजर शेयरों में अच्छी रौनक। जीएनएफसी और जीएसएफसी में 3% से ज्यादा का उछाल। एनएफएल, मैंगलोर केमिकल और आरसीएफ के शेयरों में भी अच्छी खरीदारी। चलिए आगे बढ़ूं, उससे पहले भारतीय बाजार आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे। और हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, फ्राइडे का दिन, अच्छा मोमेंटम। कल तक हमने एक्सपायरी के दिन देखा था, और आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव। दरअसल ग्लोबली इस तरह का मूड है, थोड़ा सा रिस्क ऑफ वाला मूड था। 1/3% के दबाव के साथ सेंसेक्स और निफ्टी इस समय कामकाज करते हुए। निफ्टी अभी भी 10,800 के बेहद करीब, 10,780 के जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो उसे मुनाफा वसूली भी नहीं कह के एक साइडवेज मूवमेंट का दिन कह लीजिए, अच्छे मोमेंटम के बाद। इस हफ्ते 4 ट्रेडिंग सेशन तो निकले, उसमें सिर्फ मेरे ख्याल से बुधवार के दिन हल्का सा दबाव था, बाकी तीनों दिन गजब की तेजी थी। फाइनली कल हमने वीकली एक्सपायरी 10,800 के ऊपर होती हुई देखी थी। वीकली नहीं, सॉरी, ये वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी 10,800 के ऊपर होती हुई देखी थी। और आज थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट का दिन। दबाव दरअसल निफ्टी बैंक बना रहा है। तो आप लोगों की स्क्रीन पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और उसमें फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी लिमिटेड जोड़ लीजिए। ये वो पूरा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का पॉकेट है जो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की गिरफ्त में है। बैंक निफ्टी में 0.25% का दबाव है, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की कमजोरी, और इसीलिए आपको निफ्टी हल्के दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। अब ये समझिए आप कि बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट की कमजोरी, लेकिन आप निफ्टी में फिर भी सिर्फ महज 1/3% का दबाव देख रहे हैं, क्योंकि बाकी कई सारे दिग्गज हैं जो भारतीय बाजारों की इस समय मदद कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को स्क्रीन पर लेकर आइए।
नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर भी स्टॉक कामकाज करता हुआ। आज सुबह हम लोग बीपी के साथ जो डील हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जिसके चलते $1 बिलियन इस कंपनी के पास आते हुए नजर आए, उस 49% स्टेक जो दिया इन्होंने जेवी में, उसका फायदा स्टॉक को मिलता हुआ। और अभी रिलायंस में खबरों का सिलसिला खत्म नहीं होता है, क्योंकि वेडनेसडे को ध्यान रखिए, ऑल इंपॉर्टेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम शेड्यूल्ड है। उन खबरों के बीच में देखिए किस तरह का तूल पकड़ रहा है ये स्टॉक। और रिलायंस ही नहीं, स्क्रीन पे जरा टीसीएस लेकर आइएगा, ये दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक है इस देश का, और देखिए किस तरह से उसमें भी बाइंग देखने को मिल रही है। इन स्टॉक्स को हिलाने के लिए बहुत तगड़ा कैश चाहिए, बहुत तगड़ा पैसा चाहिए। और देखिए इस तरह के हैवी वेट स्टॉक्स कैसे मूव कर रहे हैं। आरआईएल, उसके बाद टीसीएस, कमजोर नंबर, सुस्त नंबर, अच्छी कमेंट्री, स्टॉक्स पे लाल हरे के बीच में झूल रहा था, और अब फाइनली देखिए किस तरह का मूवमेंट टीसीएस के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 1.25% की मजबूती के साथ टीसीएस इस समय कामकाज करता हुआ। इस तरह का स्ट्रेंथ बाजार के कई सारे दिग्गज दिखाते हुए। ऐसे में काबा सर, क्या लग रहा है निफ्टी को देखकर, निफ्टी बैंक को लेकर कोई वीकेंड के लिए ट्रेड कैरी कर रहे हो क्या? गाबा सर आज जवाब देने के मूड में नहीं है। गाबा सर, नहीं, आवाज नहीं जा रही है। पर जिस तरह के दिग्गज स्टॉक्स में आपने देखा स्ट्रेंथ आती हुई, मैंने रिलायंस और टीसीएस का नाम इसीलिए लिया कि सीएनबीसी आवाज ने कुछ दिन पहले से कहना शुरू करा था, अब की बार 11,000, तो हम सुस्ता रहे हैं। 10,800 के बेहद करीबी कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। और जिस तरह की दिग्गज स्टॉक्स में अब बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आ रही है, उसको देखकर लग रहा है एक बार निफ्टी बैंक सपोर्टिव हुआ तो वो आंकड़ा दूर नहीं है। इनफैक्ट टेक्निकली तो 11,200 तक के टारगेट्स के एक्सपर्ट्स को अब देखने लगे हैं स्क्रीन पर, तो देखते हैं। लेकिन मोमेंटम स्ट्रांग कई सारे स्टॉक्स में, उन स्टॉक्स को पे रखिएगा आप। गाबा सर से कनेक्ट करना मुश्किल हो रहा है, तो मैं समय वेस्ट करे बिना आगे बढ़ रहा हूं। गाबा सर जुड़े तो बताइएगा हुआ समय। गाबा सर हैं? गाबा सर समय तो बचा नहीं, क्विकली बताइए निफ्टी बैंक पे क्या ट्रेड ले रहे हो? वीकेंड के लिए कुछ कैरी कर रहे हो क्या आप? मुझे लगता है 10,000 वीकेंड पे कुछ कैरी करते नहीं हो क्या? कोई ट्रेड अभी बन रहा है क्या? मेरे ख्याल से 10,700 एक अहम लेवल है। हाँ। लेकर जाए तो भी चलेगा नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि मुझे लगता है 10,700 होल्ड किया है, तो बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, साइडवेज जोन है। 10,700 होल्ड किया है, उसके नीचे स्टॉप लगाकर चले, एक ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड बनता है भाई आज के लिए और मंडे के लिए भी शायद। ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड बनता है। आमतौर पे गाबा सर वीकेंड में सरदर्द लेके नहीं जाते हैं, लेकिन आज शायद कन्विक्शन आ रहा है, तो आज के लिए भी, इंट्राडे में बचा हुआ समय के लिए भी, और यहां से लेकर मंडे तक के ट्रेड के लिए भी खरीदारी करने का मन हो सकता है। गाबा सर पता नहीं आपके पास ऑडियो नहीं जा रहा था, मैं कुछ कह रहा था कि कुछ हैवी वेट स्टॉक्स में देखिए किस तरह की बाइंग अब इमर्ज हो रही है। रिलायंस हुआ, टीसीएस हुआ, गजब का मोमेंटम है। देश की 2 सबसे बड़ी कंपनी, इस तरह का मूव स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। अब की बार 11,000 की तैयारी 100%। मेरा जो लेवल टारगेट मैंने दिया हुआ है वो 11,000 से थोड़ा कम है, 10,989। अगर वहां पहुंच जाता है तो उसके बाद एक नया टारगेट उभर कर आता है 11,185। मुझे लगता है वहां तक ले जाएगा। जैसे पिछले दिन भी मैंने बात की थी, रिलायंस 2,000 की तरफ जाएगा, और वही शायद अपने सिंगल अपने कंधों पर ले जा सकता है निफ्टी को ऊपर। ठीक है, बस तो गाबा सर का कहना था। और देखिए क्या मोमेंट, अच्छा ये जो रिलायंस की रह की बात हो रही है, आज जिस तरह का स्टॉक में मोमेंटम इमर्ज हो रहा है इसलिए मेंशन कर रहा हूं, लेकिन कभी भी रिलायंस की बात हो, हालांकि मैंने गाबा सर से पिक भी नहीं लिया है, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। गाबा सर थैंक यू सो मच, वीकेंड एंजॉय करिएगा। रोजरी बायोटेक के मैनेजमेंट एडवर्ड बेनेजीज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सुनील चारी साहब मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ अब जुड़ते हुए। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर, और हम सब बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। मंडे से आईपीओ खुल रहा है, उससे पहले समझना है सर ये कंपनी है क्या, क्या करती है, किस तरह की फाइनेंशियल्स हैं। अच्छा क्विकली कुछ आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स। मंडे को खुलेगा, वेडनेसडे को बंद होगा। अगले हफ्ते 423 से 425 रुपए का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 496 करोड़ रुपीस ये कंपनी मोबिलाइज करना चाहती है आईपीओ के जरिए। 35 शेयरों का लॉट साइज है, तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, कट ऑफ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए इस कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब लेकिन कंपनी का धंधा देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने का काम। पहले तो मैं एडवर्ड सर आपके पास आ रहा हूं, आसान शब्दों में। अच्छा स्पेशलिटी केमिकल्स, पहले तो पता ही नहीं था इतनी लिस्टेड केमिकल कंपनीज हैं। जब पता चला केमिकल में इस तरह की रेटिंग होना शुरू हुई, तब पता चला मार्केट में इतनी सारी लिस्टेड कंपनीज हैं, सब अलग अलग तरह के धंधे करती हैं। अब ये जो कंपनी है रोजारी बायोटेक स्पेशलिटी केमिकल्स,
क्या करती है, आसान शब्दों में समझाइए हम रिटेल लोगों को, धंधा क्या है इस कंपनी का? सर हमारा 3 टाइप का बिजनेस है। एक हम बोलते हैं HPPC, होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स। जो दूसरा बिजनेस है वो हमारा टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स में है, और तीसरा जो बिजनेस है एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में। जब हम HPPC बोलते हैं ना, तो होम पर्सनल केयर में हम इंग्रेडिएंट्स और परफॉर्मेंस केमिकल्स बनाते हैं, जो सोप्स डिटर्जेंट्स में जाता है, पेंट इंडस्ट्री में जाती है, सिरेमिक और टाइल्स में जाती है, पल्प एंड पेपर में जाती है। और हम ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स हैं। इसका मतलब ये है कि हम प्राइवेट लेबल्स के लिए भी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स देते हैं। हमारा पूरा प्रोडक्ट रहता है, और ये प्राइवेट लेबल्स अपना छाप लगा के इसको मार्केट में बेचते हैं, क्योंकि हम लोग B2B ही काम करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस काम करते हैं, हम डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं जाते हैं। और तीसरा टाइप ऑफ बिजनेस जो है हमारा, वो होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स में हम पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जो बॉडी केयर, हेयर केयर। तो ये आपके पीछे एडवर्ड सर, ये सामने जो बॉटल्स रखी हुई हैं, पैकेजिंग रखी हुई है, ये सब आपके एंड प्रोडक्ट्स हैं जो बाकी लोग मार्केट करते हैं, आप लोग इसको बना के उनको बेचते हैं। वेरी राइट। ये पीछे जो आपने पूरा डिस्प्ले लगा रखा है। हाँ, लेकिन हम इसके इंग्रेडिएंट्स भी बनाते हैं, मतलब इसके अंदर जो 2 से 10 का जो इंग्रेडिएंट्स जाता है वो भी हम बनाते हैं। इंग्रेडिएंट्स डायरेक्ट नहीं बेचते हैं, हम इंग्रेडिएंट्स को फोर्टिफाई करके बेचते हैं। फोर्टिफाई मतलब उसको फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं और फिर उसको मार्केट में बेचते हैं। और जो दूसरा बिजनेस है अपना, वो टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस है। करा क्या कि कभी मन नहीं करा कि वर्टिकली इंटीग्रेट करें, एक आगे वाले स्टेप पे जाएं, खुद ही क्यों ना मार्केट करना शुरू कर दें? हम लोग B2B है और हमारा बोर्ड काफी स्ट्रांग है, और बोर्ड हमको बोलता है तुम B2B हो, यही काम करो, इसमें तुम सक्सेसफुल और अच्छा काम कर रहे हो, इस पे फोकस करिए। हमारी अच्छा सुनील सर, आप दोनों ने क्या मिलकर इस कंपनी की शुरुआत करी थी क्या? मिलकर शुरुआत करी थी, दोनों को प्रमोटर्स हैं, कैसे ये शुरुआत हुई? क्या आप लोग इसी फील्ड को बिलोंग करते थे और फाइनली कॉल लिया कि मिलके कामकाज की शुरुआत करी जाए? हाँ जी, हम लोग 89 से दोस्त हैं। हम लोग दोनों केमिकल इंजीनियर्स हैं। मैंने VGTI से पढ़ा है, एडवर्ड साहब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। हमने वेलिंकर से 92 से 94 हम लोगों ने MBA साथ में किया, और इच्छा थी कि करना है। फिर हम लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, 7 लाख रुपीस बोरो किया अंकल से, और वहां से स्टार्ट किया, और पीछे कभी देखा नहीं। भगवान का मतलब ब्लेसिंग रहा है। और हम लोग ज्यादा केमिकल्स में एक्सपर्ट है, मतलब हमारा ट्रेनिंग टेक्सटाइल केमिस्ट्री से शुरू हुई थी, और वहां से लेके हमने जो टेक्सटाइल केमिस्ट्री में जो पिलर्स हमारे केमिस्ट्री के, वही पिलर्स लेके हम दूसरे इंडस्ट्रीज में भी गए, जो टेक्सटाइल केमिस्ट्री से एलाइड इंडस्ट्री है, जो होम एंड पर्सनल केयर, गजब चले गए, एक्सपांड किया उसमें। तो डिग्री मेरे पास भी है, MBA मैंने भी करा, मिडिल क्लास को मैं भी बिलोंग करता हूं, पर आप लोगों जैसी हिम्मत नहीं पड़ी। गजब की कंपनी आप लोगों ने खड़ी कर दी सर। अच्छा सुनील सर, ये लॉकडाउन के बीच में IPO लाने की हिम्मत करना, क्या कॉन्फिडेंस बिजनेस का है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या? किस तरह का रिस्पॉन्स, जब आप लोगों ने इन्वेस्टर कम्युनिटी को रीच आउट करा, बातचीत करी, किस तरह का रिस्पॉन्स एंटिसिपेट कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है अब तक? तो हमारे पूरे इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फिलिप मिला, बहुत बड़ा ग्रोथ पड़ा। तो इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ फैंटास्टिक स्पीड, एंड वी सी लॉट ऑफ ग्रोथ फॉर ऑल ऑफ अस। एंड तभी हमारे बोर्ड ने बोला, हमारे बैंकर्स ने बोला, इट्स द राइट टाइम टू लॉन्च, बिकॉज यू डन सो वेल। वी आर प्रैक्टिकली वेरी लो लेवरेज कंपनी, एंड द प्रॉफिटेबिलिटी इज गुड, कैश फ्लो इज गुड, कैश इज गुड इन हैंड, एंड द प्रोस्पेक्ट्स फॉर द इंडस्ट्री लुक गुड, यू शुड लॉन्च द IPO। और हमारे जो प्री IPO इन्वेस्टर थे, उन्होंने सब ने हमको सपोर्ट किया, बोले आप आइए, हम लोग विल बैक यू। तो this gave us the courage to become the first issue post corona. हाँ नहीं, एक्चुअली इट टेक्स लॉट ऑफ करेज, बिल्कुल सही बात। और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये IPO पहले मार्च में प्लान करा जा रहा था, फिर वो इक्विटी मार्केट्स में हमने देखा था किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिला था, तो IPO टल गया था। और अब 3 महीने के गैप के बाद हिम्मत करके सबसे पहला प्राइमरी मार्केट्स की ऑफरिंग बन के मंडे को अगले हफ्ते IPO खुलता हुआ नजर आएगा। एडवर्ड सर, ये जो आप लोग 496 करोड़ रुपीस जुटा रहे हैं, इसमें फ्रेश इशुएंस तो 50 करोड़ का है, बाकी सारा प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल पे लेकर आ रहे हैं, अपना माल बेच रहे हैं, अपना माल ऑफलोड कर रहे हैं, क्यों? और एक और बात, प्री IPO कितना स्टेक था प्रमोटर्स का, पोस्ट IPO ऑफरिंग के बाद, सक्सेसफुल ऑफरिंग के बाद कितना स्टेक रह जाएगा आप लोग का? तो ऐसा है सर, एक्चुअली इंडस्ट्री में 25% मिनिमम डाइल्यूशन चाहिए,
कंपनी को इतना पैसा नहीं चाहिए था, इसलिए कंपनी में 150 करोड़ रुपए आएगा और बाकी फिर ऑफर फॉर सेल रहेगा। सो पोस्ट आईपीओ प्रमोटर्स का 73% रहेगा। तो हम लोग का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा था। तो सुनील सर, ये जो ठीक है, ये तो आपके एफपीओ की, हाँ, ये तो एफपीओ वाला पार्ट हो गया। ये जो फ्रेश इशुएंस ला रहे हैं 50 करोड़ रुपए का, इसका इंड्यूस क्या होगा सुनील सर? क्या लार्जली आईपीओ रिलेटेड एक्सपेंसेस पे होने वाला है या कोई और एंड यूज भी होना है? और जब कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है तो आपकी बैलेंस शीट के क्या हाल है? कितना डेट, कितना कैश लेके बैठा है रोजारी इस समय? 31 मार्च 2020 को हम लोग के पास 140 करोड़ के एफडी मतलब बैंक में कैश पड़ा था। हमारा 65 करोड़ का हमारा टर्म लोन से, लॉन्ग टर्म लोन से सीसी हमारा 0 था। तो लास्ट 2 बैलेंस शीट में हमारा सीसी 1 रुपए भी यूटिलाइज नहीं था। तो हमारा ये पर्पस है कि जो बैंक जो डेट है हमारे बुक्स पे हम लोग उसको उतार देंगे और आगे डेट फ्री होगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए हम रखेंगे और वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा रखेंगे। अच्छा, इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है हम लोग की स्क्रीन पे। आपकी कंपनी को इसकी जरूरत नहीं पड़ी होगी, आपने कहा बैलेंस शीट स्ट्रांग है और पैसा आ रहा है, उससे डेट खत्म कर देंगे। लेकिन आप लोग को याद होगा मोरेटोरियम दिया गया था इस पैंडेमिक के बीच में। पहले 3 महीने वो मोरेटोरियम पीरियड था कि आप अपना प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेमेंट रोक सकते हैं 3 महीने के लिए। आपको रिलीफ देने की कोशिश थी सरकार की तरफ से। उस 3 महीने को बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया था और अब मोरेटोरियम पीरियड फर्दर बढ़ाने पर विचार हो रहा है। इस तरह की एक्सक्लूसिव जानकारी आप लोगों की स्क्रीन पर नीचे आती हुई सरकारी सूत्रों के हवाले से। तो ये खबर को भी रडार पर रखिएगा, इस पर आगे डिटेल में बातचीत करूंगा। लेकिन इस समय आईपीओ मैनेजमेंट है, मैं फोकस कर लेता हूं इनके साथ बातचीत में। अच्छा सुनील सर, पिछले साल 604 करोड़ के रेवेन्यूज, 65 करोड़ का मुनाफा, पिछले 3 सालों में सीएजीआर रेवेन्यूज का 42%, प्रॉफिट का 60%। तो आईपीओ से पहले रन रेट तो बड़ा तगड़ा रहा है आप लोगों का। उम्मीद करो कि आईपीओ के बाद भी ये रन रेट बरकरार रहेगा? हम लोग का जो ये रहा है कि हम कभी भी सब बिजनेस में सीडिंग करते हैं। तो ये जो होम एंड पर्सनल केयर और परफॉर्मेंस केमिकल्स में हमको जो ग्रोथ आई है, ये हमने 2011-2012 में हमने स्टार्ट किया था। 4-5 साल हम मेहनत की। तो जैसे झाड़ को मतलब पहले सीड को हम लोग उसको खत देते हैं, खुराक देते हैं, सनलाइट देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, ऐसा हमने ये 5-6 साल हमने दिया। एंड अभी नाउ इट इज फ्लावर्ड एंड गिवन वेरी गुड फ्रूट्स एंड वी कंटिन्यू टू डू द सीडिंग। तो अभी हेल्थ एंड हाइजीन, अभी कंज्यूमर अभी रेस्टोरेंट नहीं जा रहा है, मॉल नहीं जा रहा है, सिनेमा नहीं जा रहा है, तो अभी फोकस हेल्थ एंड हाइजीन पे। एंड वी आर इन द इंडस्ट्री वेयर वी आर हेल्थ एंड हाइजीन फोकस। सो हम लोग को प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये कंपनी नर्चर करके अब फूल आ गया है और फूल की खुशबू आप सब में बांटना चाहते हैं। आखिरी सवाल जाते जाते एडवर्ड सर, FY20 के ईपीएस पे मैं देख रहा था अपर बैंड पे 32 का पी मल्टीपल। कई लोग कह रहे हैं टेबल पे हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं आप लोगों ने। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो अभी जैसे आपने देखा कि जो अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए आगे जाके, वो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लग रही है। हमारा ग्रोथ स्टोरी फैंटास्टिक है। आपने बताया कि 40% के ऊपर हमारा ग्रोथ है, हमारा पैट का ग्रोथ है। तो आप देखेंगे तो कंपनी ने और एक नया प्रोजेक्ट लगाया है दहेज में, जिसमें हमने 90 करोड़ रुपया लगाया है। और इस समय जब इंडस्ट्री बढ़ रही है, उस समय हमारी कैपेसिटी 2.5 टाइम्स हो रही है। तो हम ऐसे पोजीशन में है कि एकदम ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है। तो टेबल पे हमारे लिए कुछ छोड़ा है ना? यस, ठीक है। इस नोट पर एडवर्ड सर, सुनील सर, मजा है आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए एंड बेस्ट विशेस वो आईपीओ ऑफरिंग की सक्सेस के लिए। अब जब लिस्टिंग होगी तब आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा, रिविजिट करूंगा, तब डिटेल में आगे की फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी पे बातचीत करूंगा। अभी आप लोग उस एस्पेक्ट पे ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते आई एज्यूम, इसीलिए थैंक यू सो मच सर। ब्रेक ले रहा हूं। अब बड़ा सवाल, मैनेजमेंट से बातचीत हो गई, बातचीत में मजा आया, लेकिन हर चीज एक भाव पे अच्छी लगती है। जिस वैल्यूएशंस पे कंपनी ऑफर करी जा रही है कि हमें और आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, ब्रेक के उस पार सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी से समझेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज डिटेल में चर्चा हुई रोजारी बायोटेक, जिस कंपनी का आईपीओ सोमवार को खुलने वाला, उसके टॉप मैनेजमेंट से। अब ये आईपीओ में करना क्या है, मंडे को जब खुलेगा अगले हफ्ते, तो सब्सक्राइब करना है या नहीं, इस पे बात करने के लिए सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जुड़ते हुए। सेठी साहब, मैनेजमेंट से बात करके तो मजा आया, लेकिन वो अलग कहानी, हर भाव पे इंपॉर्टेंट होता है कौन सी चीज किस भाव पे दी जा रही है।
जिस प्राइस बैंड पर है, क्या सब्सक्राइब करूं या जाने दूं? अरे बिल्कुल आशीष, देखिए कंपनी तो बहुत अच्छी लग रही है और बहुत अच्छी दर से है पिछले कुछ साल, और ये जिस स्पेस में बढ़ रही है, जो स्पेशलिटी केमिकल्स है, वो स्पेस आजकल फोकस में है। इसीलिए मैनेजमेंट ने हिम्मत भी की कि लॉकडाउन के पीरियड में आईपीओ लाने की। बट मुझे लगता है प्राइसिंग थोड़ी एग्रेसिव, बिकॉज हम लिस्टेड पीएस से कंपेयर करें, जैसे आरती इंडस्ट्रीज या विनती ऑर्गेनिक्स या गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, तो उसके आसपास के ही लेवल्स पे ये आ रहा है इशू। बट फिर भी मुझे लगता है लिस्टिंग पे गेन्स बनेंगे। मैं 20% की अपसाइड लिस्टिंग पे मानता हूँ, तो उस लिहाज से सब्सक्राइब करने की सलाह रहेगी। बट मेरा जिसका लंबी अवधि का नजर है, वो इस स्टॉक में बिल्कुल इस आईपीओ में सब्सक्राइब करके एक लंबी अवधि के लिए बने रहेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, तो रोजारी बायोटेक निवेश करें, सब्सक्राइब करने के मौके होंगे इस स्टॉक में, तो एक विकल्प आपके लिए जो अगले हफ्ते खुल रहा है। सेठी साहब धन्यवाद आपका। इस नोट पर आज के न्यूयॉर्क कंपनी में इतना ही, लेकिन मार्केट जरा स्क्रीन पे देखिए, 1/4 1/3% का दबाव, और अब हफ्ते के आखिरी दिन, आखिरी के जो 1.5 घंटे उसमें नेविगेट कराने में आपकी मदद करने के लिए हेमंत और वीरू अब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। और हेमंत, जिस तरह से स्क्रीन देख के लग रहा है, जिस तरह से दिग्गज स्टॉक्स में अब बाइंग देखने को मिल रही है, ऐसे लग रहा है ग्राउंड वर्क तैयार हो रहा है अगले हफ्ते 11,000 का। जी हाँ, अगले हफ्ते 11,000 रिलायंस इसमें सबसे ज्यादा मदद करेगा, और ये पूरे हफ्ते हमने अब बात करी है, और देखिए बिल्कुल उसी टेम्पलेट पे शेयर बाजार कारोबार करता हुआ। और सुबह सुबह भी यही चर्चा हुई थी आशीष कि टीसीएस के नतीजे खराब देखकर टीसीएस को बेचना नहीं है, लोअर लेवल्स पर खरीदना है, और वो भी देखिए मदद करता हुआ दिख रहा है। तो टीसीएस, और आप हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे इन्फोसिस के नतीजे अगले हफ्ते कैसे आने वाले हैं बुधवार को, और अगले हफ्ते HCL टेक के नतीजे भी हैं। तो आईटी ने बढ़िया कमेंट्री के साथ अर्निंग सीजन का आगाज कर दिया है, और ये मदद करेगा शेयर बाजार की। टीसीएस दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार करता हुआ। इन दोनों शेयरों पर तो बात करेंगे ही, साथ ही मोरेटोरियम अगर बढ़ाया जाएगा दिसंबर तक, अभी अभी खबर आई है ऐसा हो सकता है, तो क्या होगा, इस खबर का भी विस्तार से विश्लेषण करेंगे अगले शो में। बने रहिए CNBC आवाज के साथ, पूरा एक्शन होगा। अगले 90 मिनट चिपक कर रहिए देश के नंबर 1 चैनल के साथ। वीरू और मैं अभी हाजिर होते हैं।